Yes, hello, good morning, all of you. I hope you all are good and fine. Welcome back to my next session on company accounts. So, in the previous session, I explained you some very basic transactions on share capital, where we assume that all the money was duly received, right? आज की इस presentation के अंदर we are just going to introduce some additional concepts that is call in arrears and call in advance. लेकिन एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है दैट बिफोर यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो और द प्रेजेंटेशन प्लीज़ एक बार इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें क्योंकि तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आ सकता है। और अगर आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटर यू गेट इट सब्सक्राइब्ड सो दैट यू मे नॉट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़ एंड द प्रेजेंटेशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ दो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स की, दैट इज कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में, कॉल इन एरियर्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे द कॉल मनी, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो दिस इज बेसिकली योर आउटस्टैंडिंग कॉल। So I am writing down this is basically the unpaid amount. Call in arrears का मतलब क्या होता है? This is the unpaid amount. और एक इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस आता है, रिवर्स केस, जिसको हम कहते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है? That means the shareholder is making the payment in advance before he is being asked to pay. यानी कि अभी ड्यू डेट आने में टाइम है लेकिन ड्यू डेट से पहले उसने पेमेंट कर दी। उसको फर्स्ट कॉल देना है अलॉटमेंट के बाद, लेकिन उसने अलॉटमेंट के टाइम पे उसने सारा अमाउंट पे कर दिया। एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट ही पेड द फर्स्ट कॉल आल्सो एज वेल एज ही पेड द फाइनल कॉल आल्सो। तो दैट इज द केस ऑफ व्हाट इज नोन एज अ कॉल इन एडवांस। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड टू दीज प्रॉब्लम्स, हमारे लिए समझना जरूरी है दैट हाउ टू कैलकुलेट द कॉल मनी, बिकॉज देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो लेट्स मूव ऑन टू the calculation of the call money. Okay, so let's start now. अब जैसा मैंने आपको बताया था that the companies they issue the shares to the public either at par or at premium. Now सबसे पहले आप ये देखेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि जो शेयर्स जो है कंपनी पार पे इशू कर रही है, प्रीमियम के ऊपर इशू कर रही है। पार का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द शेयर्स आर इशूड एट द फेस वैल्यू, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जितना भी प्रिंटेड अमाउंट है शेयर होल्डर्स को सिर्फ वही अमाउंट पे करना है। तो लेट अस से इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, तो इट मीन्स the amount payable is also 10 rupees because we are not charging anything more than the face value. In the case of premium, अगर हम देखते हैं इशू प्राइस, अगर हम प्रीमियम को चेक करेंगे, प्रीमियम वाले केस में the issue price that includes a certain amount of premium, क्योंकि वहाँ पे the shares are not issued exactly at the face value, they are issued at a premium over the face value. So let us say, if I say that the company is issuing the shares at 20% premium, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट किस पे होता है? वो कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू शेयर का कितना है? 10 रुपीज़। अगर आपको एग्जाम में फेस वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं फेस वैल्यू 10, और प्रेफरेंस शेयर्स में भी एज्यूम ऑफ ₹100। तो ज़्यादातर आप देखेंगे दैट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर टू बी ₹10। सो फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़ है। प्रीमियम कितना है? 20% ऑन द फेस वैल्यू। सो वी कैलकुलेट द प्रीमियम। So premium amount कितना हो जाएगा? This will be 20/100 multiplied by 10, which is equal to ₹2. So which means in this case the total amount payable is going to be 10 plus 2, 12. Where 2 rupees is the amount of premium, 10 is the face value, और total amount जो आपको पे करना है वो 12 rupees पे करना है। तो आप अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इट इज समथिंग लाइक कि
एक केस के अंदर हम लोग सामान बेच रहे हैं MRP के ऊपर, यानी कि जो भी प्राइस लिखा हुआ है उस आर्टिकल के ऊपर, और दूसरे वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग सम एडिशनल अमाउंट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द कॉल मनी नाउ. अब नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, दे आस्क द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स. जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सारा पैसा एक साथ ना देने के बजाय दे आर आस्क्ड टू पे इन द इंस्टॉलमेंट्स. So take say 2 rupees is payable on application, 3 rupees is payable on allotment, and let us assume that 4 rupees is payable on first call. और आपको find out करना है what should be the amount of final call. So in this case the final call amount is going to be equal to 10 minus, आप इन तीनों अमाउंट को ऐड कर दें, this is equal to 2 plus 3 5 plus 4 9, so 10 minus 9 and the answer is ₹1. यानी कि टोटल अमाउंट पेएबल है 10 रुपीज़, उसमें से जो 9 रुपीज़ है वो ऑलरेडी हम लोग मंगा चुके हैं, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल. तो ऑब्वियसली जो फाइनल कॉल के टाइम पे द बैलेंस अमाउंट विल बी ₹1. अब अगर यही वाला केस प्रीमियम में होता, लेट अस से वी रिपीट द सेम स्ट्रक्चर, इसमें भी कंपनीज 2 रुपये मंगाती है एप्लीकेशन पे, 3 रुपये मंगाती है अलॉटमेंट पे, 4 रुपीज़ मंगाती है आपसे क्या नाम है फर्स्ट कॉल पे. और अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फाइनल कॉल. सो अगेन दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में चेंज कैसे आएगा, अब यहाँ पे चेंज इसलिए आएगा कि अब यहाँ पे पेबल अमाउंट कितना हो गया 12, तो 12 में से आप माइनस करेंगे 2 plus 3 5 plus 4 9, and so the final call will be of ₹3. तो ये तो हो गया how to find out the amount of the final call or the balance amount on the share capital. Now I take on the transactions on call in arrears and call in advance. So now let's look at this question. XYZ Limited, they have issued 10,000 equity shares to the public of ₹10 each at par. ये important है. This is issued at par. That means they are issued at face value. तो हम यहीं पे calculate कर देते हैं that the total amount payable on equity share is ₹10. All the shares were duly allotted. कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करने थे उतने ही उनके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं. सो ऑल द शेयर्स दे गॉट ड्यूली अलॉटेड एंड द अमाउंट इज पेएबल एज 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल, और बैलेंस जो है दैट इज ऑन द फाइनल कॉल. अब बैलेंस अमाउंट भी कैलकुलेट कर देते हैं. आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू. 10 में से ये तीनों अमाउंट माइनस कर देंगे, सो दिस इज 10 minus 9. So this balance amount is going to be equal to ₹1. अब आगे दिया हुआ है Amit paid entire money on allotment on his 100 shares. अमित के पास 100 शेयर्स हैं, उस 100 शेयर्स का जितना भी अमाउंट बनता है he paid the entire money on allotment. सुमित जिसके पास 50 शेयर्स हैं, he could not pay the call money. And the third one Rajiv, he also failed to pay the final call on his 20 shares. तो अब आपको क्या करना है, इन सब की आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है. लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. आई टोल्ड यू द फर्स्ट एंट्री विल स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी. तो सबसे पहले द कंपनी दे रिसीव द एप्लीकेशन अमाउंट, तो उसकी आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. मैं इसको शॉर्ट में APP लिख रहा हूँ. एंड द अमाउंट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000. इसका ब्रेकअप हमने अभी कैलकुलेट किया था 2 plus 3 plus 4, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड 1 रुपी. दिस इज द फाइनल कॉल. ये कुछ चीज़ें आप पहले से बॉक्स में लिख के छोड़ देंगे तो आपको आगे कैलकुलेट करना इजी रहेगा. एंड नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी दैट हैज इशूड, एंड फाइनली दोज गॉट सब्सक्राइब्ड, वो आपको दिया हुआ है 10,000.
तो 10,000 multiplied by 2. So this is the total amount the company received at the time of application. This is 10,000 into 2, 20,000. Since क्योंकि आपने सभी एप्लीकेशंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने किसी भी एप्लीकेशंस को आपने रिजेक्ट नहीं किया, जिसने जितने शेयर्स मांगे थे उतने शेयर्स आपने उनको अलॉट कर दिए, दैट इज वाई एप्लीकेशन का जितना भी अमाउंट है दैट विल गेट ट्रांसफर टू कैपिटल, दैट विल गेट ट्रांसफर टू कैपिटल. लेकिन अगर डिफरेंस आता है, डिफरेंस का मतलब अप्लाई किया था लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन आपने उनको अलॉट किए 9,000 शेयर्स, तो फिर उस केस में वी वोंट ट्रांसफर द कंप्लीट एप्लीकेशन अमाउंट टू कैपिटल, राइट. तो वो क्वेश्चंस हम लोग बाद में लेंगे. तो अभी हम लोग फिर से एक बहुत सिंपल फॉर्मेट ले रहे हैं. तो इस केस में आपने क्या करना है, जितना भी अमाउंट आपको मिला है एप्लीकेशंस पे 20,000, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. जब तक पैसे आपको बिल्कुल रूटीन में मिल रहे हैं, मलाई की तरह मिल रहे हैं, जब तक ट्रांजैक्शन से बिल्कुल बहुत आराम से करनी है, बिल्कुल सिंपल एंड द प्लेन ट्रांजैक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियोस में की थी, बिल्कुल वैसे ही आपने चलना है. ऐसे ही थर्ड ट्रांजैक्शन हम करेंगे अलॉटमेंट की. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉलम डेट का आएगा, ऊपर आपको जर्नल एंट्रीज मिला है, तो वो मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है. लेट्स फोकस ऑन द ट्रांजैक्शन फर्स्ट. फिर उसके बाद द थर्ड ट्रांजैक्शन विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, विच विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 3 रुपीज, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को, and this amount will be transferred to share capital. अब इसके बाद अगली स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि जो अमित है उसने सारा पैसा दे दिया अलॉटमेंट पे, सुमित ने कॉल का अमाउंट नहीं दिया और राजीव ने फाइनल कॉल नहीं दिया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दोस कैलकुलेशंस. तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, विल राइट डाउन देन, सबसे पहले विल राइट डाउन द अमाउंट which we have received for share allotment. So we'll write down bank account debit 30,000 to share allotment. अब allotment के टाइम पे ये तो वो अमाउंट है जो हमें मिला है allotment का. इसके अलावा हमारे पास एक और अमाउंट आया है, that the amount that we have received from Amit, and this amount we have received for 100 shares, जिसने पूरा पैसा अलॉटमेंट पे पे कर दिया. तो अगर हम ये अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 5, इंटायर का मतलब क्या हो गया, जो अलॉटमेंट का जो पैसा दिया था उसने, वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया. ये तो आपका हो गया कंप्लीट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट. इसके अलावा जो आपके पास जो पैसा आया है अलग से, वो आया है 100 शेयर्स के ऊपर द कॉल मनी, that is the first call and the final call. तो first call 4 rupees, final call 1 rupee, so 100 multiplied by 5, तो जो एडिशनल अमाउंट जो आपके पास आया है अलॉटमेंट के अलावा, that is equal to 500. तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 500, सॉरी ये बैंक अकाउंट में, बैंक वाले में यहाँ पे हम लिख देते हैं 500. अभी मैं सिर्फ प्लस कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. और ये 500 हमें किस चीज के मिले, दिस वी हैव रिसीव्ड. इसके लिए वर्ड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं आएगा, रिमेंबर, क्योंकि अब तक हमने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल को हमने रेज किया ही नहीं है. ये पैसा हमें एडवांस में मिल गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, विल राइट डाउन टू कॉल इन एडवांस, और इसके नीचे अमाउंट लिख देंगे 500. अब ये वाला जो अमाउंट है आपका बैंक अकाउंट, अब आप दोनों को ऐड करके एंड वी कैन क्लब दिस अमाउंट एज, और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30,500.
आप चाहें तो दोनों की अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, वो आपका हो गया अलॉटमेंट का हिसाब किताब। अब फिर आपको एक और एंट्री आप कर सकते हैं कॉल इन एडवांस की अलग से, वेयर यू कैन राइट डाउन अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस 500, या आप चाहें तो दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं। जैसे कि सारी एंट्रीज आपकी मिक्सअप ना हो, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो ये हो गया अलॉटमेंट तक का हिसाब किताब। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल। नाउ वी टेक ऑन द ट्रांजैक्शन ऑन द फर्स्ट कॉल। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू दिखाना है। फर्स्ट कॉल कितने अमाउंट की है, 4 रुपीज की, और टोटल जितने भी आपके पास शेयर्स हैं उसका अमाउंट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 दैट इज 40,000। यानी कि जो फर्स्ट कॉल है, जितने भी शेयर्स सर्कुलेशन में है उन सभी के ऊपर आपने फर्स्ट कॉल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज आपने किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, तो जनरली क्या होता है कि कॉलेज वाले या स्कूल वाले जब भी आपकी फीस ड्यू होती है तो आपको एक रिमाइंडर सेंड करते हैं कि यस दिस इज द ड्यू डेट फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर फीस, और दिस इज द ड्यू डेट फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो जैसे वो इंटीमेशन आपके पास आता है तो वहीं पे एक एंट्री हो जाती है कंपनी के साइड से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद we will receive the first call amount, so we'll write down here bank account debit। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझनी है कि ऑल्दो हमने जो फर्स्ट कॉल है वो कितने शेयर्स पे रेज किया हुआ है, 10,000 शेयर्स पे, लेकिन इनमें से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये अमाउंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो उन शेयर्स के पैसे आपके पास नहीं आएंगे। और ऐसे इसमें कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं दोज हु आर अनएबल टू पे द फर्स्ट कॉल, तो उनके नेम्स में आपको ऑलरेडी नोट करा चुका हूं। द फर्स्ट वन इज अमित। अमित के पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो 100 शेयर्स का अमाउंट आपके पास नहीं आएगा, तो वी कैन डू इट कि 10,000 में से 100 शेयर्स माइनस कर देते हैं, दिस 10,000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स। और ऐसे ही एक और जेंटलमैन है सुमित who could not pay the first call, क्योंकि clearly mentioned that Sumit could not pay the call money। तो call money का मतलब क्या हो गया, neither he paid the first call nor he paid the final call। तो क्योंकि अभी हम फर्स्ट कॉल की बात करें तो इसलिए we'll do the calculations for the first call only। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ that was in respect of 10,000, this was 10,000 में से 150 माइनस करेंगे, so we received the amount for 9,850 शेयर्स। ये कैलकुलेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट आल्सो, इट्स वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। इट्स समथिंग लाइक कि टोटल कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 10,000 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूरी फीस जमा करा चुके हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसलिए उन 100 बच्चों की फीस अब दोबारा नहीं आएगी क्योंकि उनका अमाउंट ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। और 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि अभी हम लोग ये अमाउंट पे नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल फीस आएगी दैट विल बी फ्रॉम 9,850 स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ आपने करनी है इन द रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑल्सो। टोटल आपके पास आपने जो शेयर्स दिए थे पब्लिक को कितने थे, 10,000 में से 100 शेयर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूरा पेमेंट, तो ये आपके हो गए कितने शेयर्स हो गए आपके पास, 9,850 शेयर्स जिसका अमाउंट आपको मिलने वाला है। 100 शेयर्स वो हैं जिनका अमाउंट ऑलरेडी पूरा आ चुका है आपके पास, और 50 शेयर्स वो हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको नहीं देना, दे आर क्लियरली स्पेसिफाइड
So the amount received is going to be equal to 9850 multiplied by 4. ये आपका हो जाएगा 36,000 प्लस 3400, दिस इज इक्वल टू 39,400. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 39,400. अब ये जो 100 शेयर्स जो है जिनका अमाउंट ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, अब क्योंकि हमने अब इसको एडजस्ट करना है, वो जो एडवांस है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू एडजस्ट द एडवांस मनी नाउ. तो जैसे आप उसको एडजस्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, एडवांस को हमने डेबिट करना है. सो विल राइट डाउन देयर कॉल इन एडवांस डेबिट. कितने शेयर्स में था कॉल इन एडवांस? 100 शेयर्स में. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, आप यहाँ पे लिखेंगे 400. और 50 शेयर्स ऐसे थे जिसके ऊपर आपके पास कोई अमाउंट नहीं आया, उसके लिए हम लिखेंगे वर्ड कॉल इन एरियर्स, क्योंकि हमने कंप्लीट ब्रेकअप लेना है. एंड दिस विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 4, 200. और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, एंड दिस विल बी इक्वल टू 40,000. ये दोनों ट्रांजेक्शन इसलिए करनी जरूरी है जैसे कि एक ही एंट्री से ऑडिटर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, आउटसाइडर्स को ये समझ में आ जाए, ठीक है, कि भाई आपने फर्स्ट कॉल तो मंगाई थी 40,000 की, और फिर आपके पास ये अमाउंट इतना कम कैसे आया. तो दैट इज वाई विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एनीबडी कैन मेक आउट कि 400 रुपये तो एडवांस के थे जो अब आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए. तो एडजस्टमेंट का मतलब हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं प्रोसेस को, राइट. और कॉल इन एरियर्स भी जो पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल इन एरियर्स डेबिट, और ये आपका अमाउंट हो गया 200 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. तो अभी आपकी एंट्रीज हो गई अप टू द फर्स्ट कॉल. नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल कॉल. नाउ वी मूव टू द फाइनल कॉल ट्रांजैक्शन. तो फाइनल कॉल में ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दिस विल बी सेम एज द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉल. सिर्फ यहाँ पे वर्ड आएगा फाइनल कॉल, और अमाउंट हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं. तो जैसा कि आपने नोट किया होगा जो फाइनल कॉल थी दैट वाज ऑफ ₹1. तो इट मींस द टोटल मनी ऑफ द फाइनल कॉल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10,000 into 1. दिस विल बी ₹10,000, और यहाँ पे लिख देंगे टू शेयर कैपिटल 10,000. जैसे हमने फर्स्ट कॉल के लिए कैलकुलेशन की थी, इन द सिमिलर वे विल डू द कैलकुलेशन फॉर द फाइनल कॉल आल्सो. सो दिस यू कैन ट्राई विद मी. अब तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक ऐसा यहाँ पे ब्रेकअप बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द फाइनल कॉल. तो टोटल शेयर्स थे आपके पास 100 शेयर्स में से, सॉरी टोटल शेयर्स थे 10,000. टोटल शेयर्स थे 10,000 में से 100 शेयर्स पे वी ऑलरेडी हैव रिसीव्ड द फुल अमाउंट. इसके बाद देयर वर 50 शेयर्स व्हिच वाज विद सुमित वेयर ही कुड नॉट पे द कॉल मनी. कॉल मनी का मतलब हो गया दोनों कॉल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की एज वेल एज द फाइनल कॉल. तो 50 शेयर्स पे ये वाला अमाउंट नहीं आया. एंड देन देयर वाज अनदर जेंटलमैन राजीव हु कुड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑन 20 शेयर्स. तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल कॉल का जो पैसा आया है वो कितने शेयर्स पे आया है, 10,000 माइनस 170. सो 10,000 में से 170 माइनस कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 9,870, sorry 9,830. this will be equal to 9,830. तो यानी कि जो अमाउंट आपके पास आएगा दैट विल बी ऑन 9,830 शेयर्स. कैसे कैलकुलेट हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया था फर्स्ट कॉल के टाइम पे. 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स जिसका पूरा पैसा अलॉटमेंट पे आ गया उसको माइनस किया. 50 शेयर्स वो थे जिन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया दैट वी कुड नॉट पे द कॉल मनी,
और 20 शेयर्स राजीव के हु कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो टोटल जो पैसा आपके पास आया फाइनल कॉल का दैट वाज ऑन 9830 शेयर्स। एक शेयर में कितना अमाउंट आना है 1 रुपी, तो दैट इज वाई टोटल अमाउंट इज गोइंग टू बी 9830। अब यही ब्रेकअप आपको काम आएगा फॉर द रिमेनिंग एंट्रीज। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कॉल इन एडवांस डेबिट, ये वाला आपका एडवांस है, और ये जो दोनों हैं दिस इज फॉर एरियर्स। आप ये ब्रेकअप एग्जाम्स में रफ में बना सकते हैं, तो इसलिए इससे आपको कैलकुलेट करना आसान रहेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9830, एडवांस जो हमने एडजस्ट करना है वो करना है 100 शेयर्स का, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, और बाकी जो पैसा नहीं आया दैट विल बी ट्रांसफर टू अकाउंट कॉल इन एरियर्स। तो इसको हम डालेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट में। तो यहाँ लिखते हैं कॉल इन एरियर्स डेबिट, और 50 + 20 70 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया आपका 70 रुपीज़। और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल। तो इस तरह से आपको दोनों कॉल्स का ब्रेकअप दिखाना है, फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देता हूं। लेट अस से आफ्टर यू हैव क्लोज द कॉल अकाउंट, यानी कि कॉल का अमाउंट आने के बाद देयर वाज अ कॉल इन एरियर्स। अब सपोज ये 3-4 महीने के बाद अगर आपके पास ये पैसा आ जाता है कॉल इन एरियर्स का, तब उस केस में आप एंट्री क्या करेंगे? द एंट्री विल बी वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा है आपके पास कॉल इन एरियर्स का। लेट अस से हम ये मान लेते हैं, मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि दैट सुमित आफ्टर 6 months he paid the call in arrears, or he paid all the outstanding amount, he paid all the outstanding amount। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि 50 बच्चों ने राइट फाइनल ईयर से पहले उन्होंने जितनी भी आउटस्टैंडिंग फीस थी वो पे कर दी। तो द सेम इज द केस हियर आल्सो। तो उसने क्या किया, उसने 3-4 महीने के बाद जितना भी एरियर्स था वो सब उसने पे कर दिया। तो उसका एरियर्स कितना बना था? 50 शेयर्स थे उसके पास। अब उसको जो फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट देना था 4 रुपीज़, फाइनल कॉल कितना अमाउंट देना था 1 रुपी, तो टोटल एरियर उसका हो गया था 5 रुपीज़ पर शेयर, और टोटल 50। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 250। ये कैसे निकाला हमने? 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल इन एरियर्स, और यहाँ पे लिखेंगे 250। So this is the friends how we record the transactions for call in arrears and call in advance and call in advance। Same question जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है, बस सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट और डाल देते हैं, दैट इज द प्रीमियम। अब तक जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको बताया था दैट द शेयर्स वर इशूड एट पार। नाउ we are taking the case where the company has issued 10,000 shares of rupees 10 each at 20% premium, and this amount is payable as let us say 2 + 3 + 4। अब तो ये आपको सारा समझ में आ जाना चाहिए। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, और 4 रुपीज़ दैट इज़ योर फर्स्ट कॉल, एंड जितना भी बैलेंस रह गया दैट वी हैव रेज्ड एज फाइनल कॉल। तो बैलेंस अमाउंट निकाल देते हैं यहाँ पे। ये टोटल जो पेबल अमाउंट आएगा दिस विल बी 10 रुपीज़। इस पर ऐड करेंगे 20% प्रीमियम, तो 20% ऑफ 10 2 रुपीज़ हो गया, तो 10 + 2, so this is the total payable amount 12 rupees। तो 2 + 3 5 + 4 9, तो बैलेंस अमाउंट आपका हो जाएगा 12 - 9 दैट इज इक्वल टू 3 रुपीज़। तो क्वेश्चन वही है, स्ट्रक्चर वही है, बस सिर्फ मैंने इसमें एक चेंज क्या इंट्रोड्यूस किया है कि उन्हीं शेयर्स को अब कंपनी इशू करती है 20% प्रीमियम पे।
we take the same persons, Amit, Sumit and Rajiv. अमित जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसने सारा अमाउंट दे दिया अलॉटमेंट पे. सुमित के पास 50 शेयर्स हैं, could not pay the final call, and Rajiv has 20 shares and he could not pay the Sumit has 50 shares, could not pay the call money, and Rajiv has 20 shares and could not pay the final call. Okay. तो अब फटाफट से ट्रांजैक्शंस देखते हैं. ये जो ट्रांजैक्शंस आपकी एप्लीकेशन वाली है वो तो सेम रहेगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये जल्दबाजी में यहाँ पे शेयर वर्ड में ऐड करना भूल गया, आप उसको ऐड कर लेंगे. तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000. ये आपका हो गया 20,000. सेकंड वाली एंट्री भी बिल्कुल आपकी सेम हो जाएगी. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Let's look at the third transaction, that is on share allotment. Although ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर. जैसे फर्स्ट कॉल जब ड्यू होता है तो हम एंट्रीज क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. ऐसे जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. प्रिंसिपल वही है जो हमने पढ़ा हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, कि जो भी रिसीवेबल्स होते हैं जिनसे भी हमने पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के पैसे हमने मंगाने हैं, दिस अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव, सो दैट इज व्हाई हम लोग क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं. अब अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है टोटल, 3 रुपीज़ आपको दिया हुआ है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये आपका हो जाएगा 30,000. जनरली जो प्रीमियम जो होता है दैट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट. ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जो अलॉटमेंट है दिस इंक्लूड्स प्रीमियम, तो इसलिए अगर इसका हम लोग ब्रेकअप करें तो टोटल जो अलॉटमेंट है वो कितने का है, 3 रुपीज़ का. प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपये इसके अंदर ऑलरेडी प्रीमियम के इंक्लूड है. तो यानी कि जो 1 रुपी बच गया, दैट 1 रुपी स्टैंड्स फॉर कैपिटल. यानी कि जो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है. वन पोर्शन विल गो टू शेयर कैपिटल एंड द अनदर पोर्शन विल गो टू जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम. वी यूज द वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम. पहले वर्ड होता था शेयर प्रीमियम, लेकिन आज एक कॉमन टर्म यूज करते हैं फॉर ऑल सिक्योरिटीज. वी यूज द कॉमन वर्ड दैट इज नोन एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. तो विल राइट ऑन फर्स्ट to security premium which is 2 rupees, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. 20% प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, दिस इज 20,000. और जो बाकी जो बचा 10,000, दिस विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, दिस इज 10,000. ये हो गया आपका अलॉटमेंट ड्यू का ट्रांजैक्शन. जैसे अलॉटमेंट ड्यू हुआ आपने अलॉटमेंट को डेबिट किया और उसके अमाउंट को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब हम आते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, द अमाउंट रिसीव्ड. तो फिर यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. सबसे पहले तो वी विल रिसीव द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट मनी सबका आ चुका है तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 से. और इसके साथ साथ हमारे पास अमित का अमाउंट आया हुआ है, बिकॉज इट इज मेंशन दैट अमित हैज पेड द एंटायर मनी ऑन अलॉटमेंट. यानी कि अलॉटमेंट तो दे चुका है, इसके अलावा ही हैज पेड द फर्स्ट कॉल एज वेल एज द फाइनल कॉल. तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. 4 रुपीज फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज फाइनल कॉल, 7 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 700 ऐड कर देते हैं. क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है पहले वाले की तरह, बस सिर्फ चेंज किया गया. यहाँ पे सिर्फ अमाउंट में चेंज आ रहा है. अमाउंट में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले जो बैलेंस अमाउंट आया था वो आपका 1 रुपी आया था. अब यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आपका 3 रुपीज़ हो गया, जिसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन द फिगर. तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 प्लस 700
और यहाँ पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट विच इज 30,000 और फिर यहाँ पे लिख देंगे टू योर कॉल इन एडवांस दिस विल बी इक्वल टू 700 और आप चाहें तो बाद में दोनों अमाउंट को प्लस करके यू कैन क्लब दिस फिगर एंड दिस टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 30,700। इसके बाद आपकी जो बाकी ट्रांजेक्शन है फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की दे आर गोइंग टू द सेम, सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में चेंज आएगा एंड द रेस्ट द मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी द सेम। तो इसका जो बाकी जो पार्ट है वो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं and still you find any of the queries, any of the difficulty, then you can always share your queries in my inbox, right, so that I can reach to you people, right? So in this presentation I have covered the three important aspects. First of all, the call in arrears, the call in advance, and issuing the shares at premium, right? So in the next presentation I am going to discuss with you people the pro rata allotment and the case of over subscription. अब तक हमने बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिए जहाँ पे कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती है उतने ही उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, राइट? सो इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट rather the presentation, I am going to cover the topic on the over subscription and the pro rata allotment. Thank you once again. Thank you all of you. Bye.